All right, guys. So we're starting with the syllabus now. Unit number one is the neoclassical trade theories. So we'll start with that. So this is what we are starting with neoclassical trade theories. And उसमें हम लोग सबसे पहला chapter start करें, which is Ricardian trade theory, and the reference will be Krugman KOM chapter number 3. The entire chapter number 3 is there in your course. So we are starting off with this part. ठीक है, चलो, let's start. All right. तो what is going to be our agenda now? हम लोग अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू ये देखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कंट्रीज को ट्रेड क्यों करना चाहिए और क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पता चले कि कौन सी कंट्री क्या इंपोर्ट करेगी, कौन सी कंट्री क्या एक्सपोर्ट करेगी। इस तरीके की चीजें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेजरली अगर ब्रॉड तरीके से रेफरेंसेस चैप्टर नंबर 3 KOM. The name of the chapter is Labor Productivity and Comparative Advantage. Comparative Advantage. Ricardian model. तो प्राइमरीली देर आर टू पोटेंशियल रीजंस जिसकी वजह से कोई भी कंट्री सोचती है कि मुझे दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहला रीजन जो हो सकता है, रीजन फॉर ट्रेड, तो दो पोटेंशियल रीजन है। देखो, कंट्रीज आपस में काफी अलग अलग तरीके की हैं, राइट। कोई कंट्री कोई चीज ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है, कोई दूसरी कंट्री दूसरी चीज को ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। तो बिकॉज द कंट्रीज आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्या क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीज में उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो एक डिफरेंस इन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट द कंट्रीज पोजेस, कौन सी चीज में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, वो डिफरेंस की वजह से ट्रेड करना हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो बिकॉज कंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर एंड दे कैन बेनिफिट from their differences by reaching such a situation, by reaching a situation, by reaching a situation या फिर अरेंजमेंट जहां पे क्या कर रहे हैं, जो कंट्री जिस प्रोडक्ट को जितना ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है, अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करने का मतलब है जित जो जिसमें ज्यादा रिलेटिव प्रोडक्टिविटी है। अगर मैं कंप्यूटर्स अच्छे तरीके से बनाती हूँ तो मुझे कंप्यूटर पे फोकस करना चाहिए, अगर हम लोग ग्रेन्स अच्छे से उगाते हैं तो हमें ग्रेन्स पे फोकस करना चाहिए। और ये हम लोग रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। बाय रीचिंग एन अरेंजमेंट एंड arrangement in which हर कंट्री किस क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, इन विच each country is producing, each country produces the thing that it does relatively well। जो दो चीज, तीन चीज, चार चीज, जितनी चीजों की बात कर रहे हैं, तो जो कंट्री जिस चीज को रिलेटिव सेंस में ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है उसको उस चीज के प्रोडक्शन में फोकस करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट अभी इसके बारे में ही पूरा चैप्टर है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक है।
तो एक पॉसिबल रीजन ऑफ व्हाई द कंट्रीज शुड बी ट्रेडिंग इज कंपेरेटिव एडवांटेज। दूसरा पोटेंशियल रीजन ये हो सकता है, देखो, अगर एक कंट्री सारी चीजें प्रोड्यूस करेगी तो वो कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं रीच कर पाएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। तो अगर वो आपस में ट्रेड नहीं करें, देन एवरी कंट्री विल हैव टू प्रोड्यूस एवरीथिंग ऑन देयर ओन। तो वो कभी भी एक चीज को बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे शायद नहीं प्रोड्यूस कर पाए, एज कंपेयर टू अगर एक कंट्री एक चीज पे फोकस करे, दूसरी कंट्री दूसरी चीज पे फोकस करे, तो वो बहुत बड़े स्केल पे चीजें प्रोड्यूस कर सकती है, एंड देन दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बेनिफिट क्या होता है? यू कैन प्रोड्यूस थिंग्स एफिशिएंटली, प्रोडक्शन बिकम्स एफिशिएंट। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन वाई ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब इस पूरे डिस्कशन में हम लोग फोकस क्या करेंगे? हमारा मेन पूरा डिस्कशन रहेगा पहले रीजन पे फोकस करना, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। सो विल फोकस ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट भी लेटर चैप्टर्स में आएगा हमारे पास। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑल ऑफ दैट विल बी डूइंग। ठीक है। चलो, तो पहले कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, और ये हमारे लिए किस तरीके से रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो भी देखते हैं। तो एडवांटेज, तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? इट जस्ट मीन्स द डिफरेंस in opportunity costs offers a possibility of a mutually beneficial rearrangement of world production. व्हाट डज दिस मीन? कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अलग अलग होती है। और ये जो डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यही हमारे लिए एक पॉसिबल रीजन बनता है कि क्यों कंट्रीज में अ, अगर आप उस चीज पे फोकस करो जिसकी प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब वो कैसे होगा उस चीज पे ध्यान देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास दो कंट्रीज हैं, लेट्स से वी हैव यूएस एंड लेट्स से वी हैव कोलंबिया। ठीक है। अब मान लो जो भी यूएस के पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी मतलब लेबर है या जो भी उसके पास रिसोर्स हैं, उसका यूज करके वो क्या कर सकती है? 10 मिलियन रोजेस बना सकते हैं। 10 मिलियन रोजेस बना सकते हैं, रोजेस। तो अगर अब वो अपने सारे रिसोर्स रोज प्रोडक्शन पे लगाते हैं तो वो 10 मिलियन रोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज लेट से कंप्यूटर प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, तो दो दो प्रोडक्ट्स हो गए। एक हो गया रोज और एक हो गया कंप्यूटर्स। ठीक है। अगर यूएस अपने सारे रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, वॉट एवर, कंप्यूटर्स, वो अगर अपने सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर्स पे लगा देते हैं तो वो कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस कर पाएंगे? 100,000। ठीक है। तो ये हम उनकी कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि सारे रिसोर्स रोज पे लगाने पे कितना प्रोडक्शन हो सकता है पॉसिबली, सारे रिसोर्सेस कंप्यूटर पे पुट करने पे पॉसिबली कितना प्रोडक्शन हो सकता है। सो दैट इज 100,000। अब सिमिलरली फॉर एग्जांपल कोलंबिया के लिए ये नंबर्स क्या हैं? कि अगर वो अपने सारे रिसोर्स यूज करे तो वो रोज जो प्रोडक्शन करता है वो भी 10 मिलियन ही है। लेकिन अगर कोलंबिया अपने सारे रिसोर्सेस कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करने में लगा देता है
मतलब हर इंसान, हर लेबर वहां पे कंप्यूटर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कितने कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे? 30,000। ठीक है। तो अब अगर हम लोग, ये टेबल समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। तो अगर कोई यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करें, यूएस में व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रोज प्रोडक्शन? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि व्हाट आर यू गिविंग अप टू डू समथिंग। तो टू प्रोड्यूस 10 million roses, व्हाट आर यू गिविंग अप? यू आर गिविंग अप 100,000 कंप्यूटर्स, राइट? यस मैम। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 million roses फॉर यूएस, वो कितनी है? 100,000 कंप्यूटर्स, राइट? लेकिन अगर सेम चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 million roses, 10 million roses फॉर कोलंबिया अगर हम बात करें तो क्या होगा? 30,000 कंप्यूटर्स। यस मैम। तो इस चीज को देख के ये भी समझ में आता है कि यूएस की जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा टेक्निकल है और ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा स्किल्ड है। तो वो ज्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सेम लेवल ऑफ रोज अगर गिव अप करते हैं, राइट? तो 10 million रोज के बदले ये 100,000 कंप्यूटर्स बना पा रहे हैं, 10 million रोज के बदले ये 30,000। तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा स्किल्ड लेबर है। रोज प्रोडक्शन में उतना स्किल रिक्वायर्ड नहीं है जितना कंप्यूटर प्रोडक्शन में है, राइट? मोर स्किल्ड लेबर। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? लेस स्किल्ड लेबर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है? अगर सेम अमाउंट ऑफ रोजेस बनाने का काम दिया जाए, 10 million रोजेस बनाने में, तो अगर यूएस ये काम करेगा अपने सारे रिसोर्स लगा के, तो वो 10 million वो बनाने में कितनी चीजें गिव अप कर रहा है? 100,000। यस मैम। ऑन दी अदर एंड कोलंबिया अगर 10 million रोजेस बना रहा है तो वो सिर्फ 30,000 कंप्यूटर्स गिव अप कर रहा है, राइट? यस मैम। तो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है? यूएस की। ऑफ प्रोड्यूसिंग रोजेस, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूएस इज मोर, राइट? यस मैम। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया सारा फोकस रोज पे कर ले, अगर कोलंबिया को बोल दिया जाए कि भाई रोज का काम आप करोगे और कंप्यूटर का काम कौन करेगा? यूएस। यस। तो आप कितना प्रोडक्शन कर पाओगे? 10 million रोजेस बना पाओगे, राइट? एंड यस हंड्रेड मैम एंड 100,000। 100,000 कंप्यूटर्स। इतने ओवरऑल वर्ल्ड में चीजें बन पाएंगी अगर रोज बनाने में कोलंबिया अपना फोकस करे और कंप्यूटर बनाने में यूएस अपना फोकस करे तो। बट इसके अलावा कुछ भी हुआ तो क्या होगा? जैसे मान लो ये लोग सोचे कि नहीं, हम लोग दोनों दोनों चीजें बनाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? अगर ये अपने रिसोर्सेज हाफ हाफ यूज करें तो ओवरऑल यूएस कितने बना पाएगा? 5 million। यस मैम। और ये कितने बना पाएगा 100,000 की जगह? 50,000, यस मैम। राइट? तो उन्होंने सोचा हम अपने अपने हाफ हाफ लेबर रिसोर्स डिवाइड कर लेते हैं। सिमिलरली कोलंबिया ने भी बोल दिया कि भाई आधा आधा हम लोग रिसोर्स डिवाइड कर रहे हैं अपना, आधा रोज में लगाएंगे, आधा कंप्यूटर्स में लगाएंगे। तो रोज में लगाने के लिए फिर 5 million बनाया और कंप्यूटर में फिर 15 million बना।
15,000। 1000. 15,000, राइट। तो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ रोजेस कितना हुआ? 10 मिलियन। लेकिन कंप्यूटर्स कितना हुआ? 60। 65. एंड 65 इज लेस देन 100, राइट। Yes, ma'am. तो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो मैक्सिमाइज कब होती है? जब कंट्रीज वो चीज प्रोड्यूस कर रही है जिसमें उनको कंपेरेटिव एडवांटेज है। और कंपेरेटिव एडवांटेज होने का मतलब क्या होता है? कि आप वो चीज प्रोड्यूस करो जिसकी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कम। तो यहां पे हमने क्या देखा था कि कोलंबिया की मिल रोज बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी, राइट, Yes, ma'am. एज कंपेयर टू यूएस। तो कोलंबिया शुड फोकस ऑन रोजेस। एंड अगर आप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स देखोगे तो कम किसकी आएगी? यूएस की। तो कंप्यूटर्स प्रोडक्शन पे किसको फोकस करना चाहिए? यूएस को। Yes, ma'am. ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, दैट यू नो कंट्रीज को क्या करना चाहिए कि जो चीज बनाना आपके लिए रिलेटिवली चीपर है ना, आप उस पर फोकस करो। सो कोलंबिया शुड फोकस ऑन रोज प्रोडक्शन एंड यूएस शुड फोकस ऑन कंप्यूटर प्रोडक्शन। ठीक है। तो ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन हाई कब हो रहा है? जब कंट्री स्पेशलाइज कर रही है किस चीज में? जिसमें उनको कंपेरेटिव एडवांटेज है। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पा रही है। वी आर सेइंग दैट टोटल वर्ल्ड max world production is happening when each country produces a good where they have a comparative advantage. और कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे डिफाइन करते हैं हम? अ कंट्री हैज अ कंपेरेटिव advantage in producing a good if the opportunity cost if the opportunity cost of producing that good in terms of the other good of the other good is lower in that country as compared to what it is in the other country, as compared to what it is in the other country. So what does this mean? I will repeat once again कि किसी भी कंट्री को कंपेरेटिव एडवांटेज होती है कोई भी गुड के प्रोडक्शन में। कब? जब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। तो दूसरी कंट्री के मुकाबले आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड है अगर कम आ रहा है तो आपको उस गुड को प्रोडक्शन में in the production of that particular good you have a comparative advantage. Like in this case Colombia की जो opportunity cost थी of producing roses was 30,000 computers in terms of the other good. The opportunity cost of producing 10 million roses for US was 100,000 computers. Which country has a lower opportunity cost? Colombia. So Colombia has a comparative advantage in producing roses. So it should focus its production on roses rather than computers. ठीक है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ट्रेड दोनों का, तो यहाँ पे दो चीज निकल के आई कि यूएस जो है, कोलंबिया जो है, हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन रोजेस। एंड यूएस का कंपेरेटिव एडवांटेज है या नहीं, इस चीज को ना समझने के लिए आई वोंट से कि हाँ ऐसा मान लो, आई शो यू वंस अगेन। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ रोजेस ना। तो अब आप ये देखो कि 100,000 कंप्यूटर्स बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? 10 million roses. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, opportunity cost for US of 100,000 computers was 10 million roses, right? 10 million roses. तो एक 1,000 कंप्यूटर्स के लिए क्या होगा? 1/10. So this will be 10 by 100, which will be 1 by 10 million roses, right? Yes, ma'am. अगर ये लोग एक 1,000 कंप्यूटर्स बनाने पे फोकस करेंगे तो ये 1 by 10 मिलियन रोज नहीं बना पाएंगे, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर कोलंबिया के लिए ये कैलकुलेशन करी जाए तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 30,000 कंप्यूटर्स फॉर कोलंबिया वो कितना होगा? 10 मिलियन रोजेस। Yes, ma'am. तो एक 1,000 के लिए क्या होगा? 1/3. सो दिस इज 1/3, या 1/3 मिलियन रोजेस। तो मतलब रोजेस, हाँ, तो मतलब ये अगर 1,000 कंप्यूटर बनाने पे फोकस करेंगे तो ये इतना रोज बनाना गिव अप कर देंगे। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये तो 0.1 होता है, और 1/3 कितना होता है? 0.33। किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है? US. यूएस की। तो हम किस गुड के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे? कंप्यूटर्स। तो Computer. यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि यूएस जो है, दैट हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन कंप्यूटर प्रोडक्शन। तो आप ना क्लियरली ये चीज मान सकते हो कि अगर एक कंट्री को किसी एक गुड में कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री को दूसरे गुड में कंपेरेटिव एडवांटेज हो जाती है। तो यहाँ पे तो जैसे हमने करके दिखाया, बट आपको ऑटोमेटिकली ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आपको पता चल गया ना कि किसी एक कंट्री को कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो दूसरी को दूसरी में कंपेरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, यू कैन Okay. ऑटोमेटिकली डिसाइड दिस विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन, ये आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ओके, तो कमिंग बैक, ऑलराइट, तो अब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड यूजफुल कब होगा? ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज यूजफुल, can benefit both the countries. It can benefit both the countries if आप उस गुड को एक्सपोर्ट करो जिसको बनाने में आपको कंपेरेटिव एडवांटेज है। तो अगर हम यूएस और कोलंबिया की बात करें, तो यूएस को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए? Computers. कंप्यूटर्स। तो सिर्फ वो कंप्यूटर प्रोडक्शन पे फोकस करे, और जो चीज में उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है उसको एक्सपोर्ट करे, जिसमें नहीं है उसको इंपोर्ट कर ले। ठीक है, सो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बेनिफिट बोथ द कंट्रीज इफ ईच कंट्री exports the good in which each has a comparative advantage। अभी ना हमने मॉडल शुरू नहीं किया है, अभी हम लोग बेसिक चीजें समझ रहे हैं।
बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, किस चीज को इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द जनरल टर्मिनोलॉजी। अभी मॉडल, अब मॉडल पे हम आना शुरू करेंगे। अभी तो आपने बेसिक कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब समझ लिया, ये मतलब समझना जरूरी है मॉडल को समझने के लिए। सो नाउ वी विल गेट इनटू द मॉडल। तो देयर वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, एंड his name was डेविड रिकार्डो। तो उन्होंने ये मॉडल दिया था जिसको हम लोग पॉपुलरली रिकार्डियन मॉडल बोलते हैं, या रिकार्डो मॉडल, रिकार्डियन मॉडल। 19th सेंचुरी में ये है। और इसमें ट्रेड, इस मॉडल का मेन जो पॉइंट है वो क्या है, कि व्हाई इज ट्रेड हैपनिंग, इंटरनेशनल ट्रेड इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सो क्या अप्रोच है इस मॉडल में, कि वाई कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, बिकॉज कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी इज कॉजिंग इंटरनेशनल ट्रेड टू बेनिफिट द कंट्रीज। तो ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इन विच इंटरनेशनल national trade is completely and solely, solely मतलब सिर्फ because of this reason only, solely due to international differences in the productivity of labor। इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड रिकार्डियन मॉडल। तो रिकार्डियन मॉडल में ट्रेड विल बी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो देखो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था, दैट इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। वाई? बिकॉज वो जो फिगर्स हमने देखे थे कि कंट्रीज अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, उससे हमें यही तो समझ में आता है कि यूएस ज्यादा प्रोडक्टिव है इन मेकिंग कंप्यूटर्स, एंड कोलंबिया लेस प्रोडक्टिव है इन मेकिंग computers, right? And relatively, Colombia is more productive in making this in terms of opportunity cost, right? And this is less productive, right? Yes, ma'am. So we'll come to all these points of how all of this is coming, ठीक है? तो वो हम लोग करते हैं उस पे। All right. Okay, moving on. Let's see. तो अब हम लोग ना मॉडल सेटअप करना शुरू करते हैं। वील सेटअप द मॉडल, मॉडल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एक एक करके लिखते हैं। तो इस मॉडल में जो रिकार्डो, अब इसके बाद जो भी बात होगी वो रिकार्डो मॉडल के सेटअप हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज अ वन फैक्टर इकोनॉमी। वन फैक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब यहाँ पे एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है, लेबर, ठीक है? एक ही फैक्टर है, प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लेबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर टू गुड्स, एंड जस्ट टू कीप थिंग्स easy to identify, we are naming those goods. Name is, एक गुड है वाइन एंड चीज, ये दो गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं हर सेक्टर में कि भाई वाइन प्रोडक्शन में कितनी प्रोडक्टिविटी है, चीज प्रोडक्शन में कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि एक यूनिट वाइन बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत है, एक यूनिट चीज बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत है। तो जिस चीज को बनाने में ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट अगर पड़ रही है,
तो वहां लेबर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वाइन यूनिट बनाने के लिए एक जगह 5 यूनिट की जरूरत है, एक जगह 10 लेबर यूनिट्स की जरूरत है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कहाँ पे है? 5 में। लेबर के साथ। 5 में, राइट? तो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी विल बी इनवर्स ऑफ वट एवर आई एम राइटिंग। यस। तो यस मैम। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी इन ईच सेक्टर is determined by unit labor requirement. In the production of 1 unit of cheese and 1 unit of wine. तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं ALW। ALW का मतलब क्या होगा? कि आपको कितने लेबर की जरूरत है 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग कंसिस्टेंटली यूज करेंगे, ठीक है? तो ALW का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेबर विच इज रिक्वायर्ड, यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन वाइन प्रोडक्शन। मतलब 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोडक्शन के लिए कितनी जरूरत है, ठीक है? अब सिमिलर लॉजिक से हमारा ALC, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल मीन व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ लेबर विच इज रिक्वायर्ड इन चीज प्रोडक्शन, ठीक है? और यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे पता चलेगी? इट विल बी इनवर्स ऑफ दिस लेबर रिक्वायरमेंट, राइट? क्योंकि जितने ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है उतने आप लेस प्रोडक्टिव हो, राइट? सो वी आर डिफाइनिंग this unit labor requirement as the inverse of productivity। तो अभी ना थोड़ा सा ध्यान, ये बात समझ आ गई कि क्यों ये प्रोडक्टिविटी का इनवर्स है? यस मैम। जितनी ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड है मतलब उतना आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हो ना। अगर कम लेबर का यूज करके 1 यूनिट प्रोड्यूस हो जाए तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो ये जो यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है, दे आर नथिंग बट इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब ना ये धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी सेटअप कर रहे हैं, मॉडल पे भी आएंगे। तो ये चीजें आराम से, सारी चीजें मतलब समझते चलो इसका क्या मतलब है। ALW मतलब 1 यूनिट वाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट ऑफ लेबर की जरूरत है। ALC मतलब 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर यूनिट्स की जरूरत है, ठीक है? चलो, तो एक कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री, कंट्री A, कंट्री B, होम कंट्री, फॉरेन कंट्री, जो भी हम लोग डिवीजन करेंगे, तो उसके लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि भाई वो क्या क्या प्रोड्यूस कर पाएगी। व्हाट इज द पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ठीक है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, EPF नाम से आपने काफी बार माइक्रो में मैक्रो में सुना होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या करता है कि गिवन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, what is the maximum amount of different possibilities of production that the country can do, right? So production possibility frontier,
क्या करता है? इट शोज द मैक्सिमम अमाउंट कि मतलब अगर मैं मान लो एक गिवन अमाउंट ऑफ चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो गिवन दैट मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाइन कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं एक गिवन अमाउंट ऑफ वाइन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उस प्रोडक्शन के साथ मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ। यही मतलब है इसका। इट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाइन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड once the decision has been made to produce any given amount, any given amount of cheese, and vice versa. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको क्या बताएगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मान लो आप 10 यूनिट ऑफ चीज प्रोड्यूस करोगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम वाइन कैसे कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, और ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज को अगर आप प्लॉट कर दोगे तो उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल देंगे, राइट। कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स जो मैक्सिमम लेवल पे आप अचीव कर सकते हो उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। तो अब इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया थ्योरेटिकली? यस मैम। ठीक है। तो अब ये बात देखो कि अब मान लो आपने क्यूसी अमाउंट ऑफ चीज प्रोड्यूस किया, राइट, और मान लो आपके पास आपने क्यू डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वाइन प्रोड्यूस, और आपकी कंट्री में एल यूनिट ऑफ लेबर है। ये तीन चीजें हैं कि हमारी कंट्री में एल यूनिट ऑफ लेबर है। सो लेट एल, एल इज द टोटल लेबर सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में टोटल लेबर सप्लाई कितनी है? एल। ठीक है। क्यूसी अमाउंट ऑफ चीज बनाना चाहते हो तो कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी? कितने लेबर लगेंगे क्यूसी अमाउंट ऑफ चीज प्रोड्यूस करने के लिए? एक यूनिट करने के लिए कितने यूज होते हैं? ए एल सी, राइट। एक यूनिट चीज बनाने के लिए इतने लेबर की जरूरत पड़ती है। तो क्यूसी बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस मैम। एक यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ती है? ए एल डब्ल्यू। यस मैम। और इन दोनों, अगर हमें क्यूसी अमाउंट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करनी है तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे क्यूसी और क्यू डब्ल्यू अमाउंट ऑफ चीज एंड वाइन प्रोड्यूस करना है तो मेरी टोटल लेबर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर दूंगी, राइट। यस मैम। और ये जो मेरी टोटल लेबर रिक्वायर जो मैं यूज कर रही हूँ वो मेरी टोटल लेबर सप्लाई से तो कम ही होनी चाहिए, राइट। कम क्यों मैम? क्योंकि आप की कंट्री में 100 ही लोग हैं तो आप 100 से ज्यादा लोग तो यूज ही नहीं कर सकते, यस मैम। राइट। तो ये आपकी लेबर सप्लाई है और ये आपकी लेबर डिमांड है, राइट। यस मैम। कि अगर मुझे क्यूसी और क्यू डब्ल्यू प्रोड्यूस करना है तो मुझे इतने लेबर की जरूरत है, और आपकी लेबर की जरूरत लेबर की सप्लाई से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, राइट। यस मैम। ठीक है। तो अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो जो लाइन बन के आएगी उसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल सकते हो। तो इफ लेट्स से ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो चीज प्रोडक्शन, लेट्स से चीज प्रोडक्शन।
ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाइन प्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी ALCQC प्लस ALWQW इज इक्वल्स टू L, ये कैसे बनेगी कि भाई जब ये क्या है QC, ये क्या है QW। ठीक है, तो L आपकी लेबर सप्लाई है, वो लिमिटेड अमाउंट में होगी, तो जब QC की वैल्यू 0 है तो QW की वैल्यू कितनी है? 1/ALW। नो नो, दिस इज L। L/A। या सो इफ दिस पार्ट इज 0 तो QW की वैल्यू क्या हो जाएगी? L डिवाइडेड बाय ALW, राइट। यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाय ALW। और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा? L/ALC। L डिवाइडेड बाय ALC। और आप इन दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। यस। यस मैम। तो ये आपका क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। ठीक है, अच्छा मुझे आप इसकी स्लोप बता सकते हो? जैसे मान लो ये x है और ये y है ना, तो इसकी स्लोप क्या होगी? जैसे अगर मैं P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू m लिख देती हूँ तो स्लोप बता सकते हो? तो स्लोप क्या होती है? इमेजिन थर्ड सेमेस्टर माइक्रो -P1/P2। -P1/P2, राइट। तो ये इक्वेशन भी तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट की है ना। यस मैम। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी? -ALC/ALY ALW। वेरी नाइस, -ALC/ALW, राइट। यस मैम। तो स्लोप हो जाएगी -ALC डिवाइडेड बाय ALW। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी स्लोप आएगी असेंशियली उसका मतलब क्या होगा कि मान लो मैं 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोडक्शन अगर बढ़ाती हूं तो मुझे कितने यूनिट ऑफ वाइन प्रोडक्शन गिव अप करना पड़ेगा। गिव अप करना पड़ रहा है, राइट। यस मैम। तो ये क्या चीज थी हमारी? जैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी जब, कॉस्ट। वेरी नाइस, तो जब हम लोग यूएस का एग्जाम्पल ले रहे थे तो हम क्या बोलते थे कि अगर आप 1 यूनिट रोज एक्स्ट्रा बनाओगे या 1000 कंप्यूटर ज्यादा बना रहे हो तो आपको कितने रोज प्रोडक्शन कम करने पड़ेंगे, राइट। तो दिस यस मैम। इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल रही है कि 1 यूनिट चीज एक्स्ट्रा अगर इंसान प्रोड्यूस करेगा तो वो कितनी वाइन प्रोडक्शन को गिव अप कर रहा है, राइट। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग चीज, राइट, चीज। यस मैम। इन टर्म्स ऑफ वाइन। सो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑफ स्लोप हियर, ये एक्चुअली आपको क्या बता रही है? इट इक्वल्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज in terms of wine, right? Yes, ये पॉइंट समझ आ गया?
यस मैम। और ये किसके बराबर है यहाँ पे? ALC/ALW, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। तो ठीक है, वेरी नाइस। तो अब मैं एक बारी थोड़ा सा और आपको ये चीज समझा देती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस तरीके से टेक्निकली डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम, पीपीएफ बेसिकली दो प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को कंपेयर करता है यस, कि मेरे पास जो रिसोर्स हैं उसका विद फुल रिस्पेक्ट टू ओनली लेबर, नो बट इन दिस केस। इन दिस केस इट इज लेबर ओनली, यस। और ये सिर्फ दो प्रोडक्ट्स में हो सकता है, दो कंट्रीज में नहीं होता ना। नहीं नहीं, आप किस लाइक एक कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखते हो? नहीं, मतलब जैसे अभी हमने चीज लिया तो चीज हमारे कंट्री का और दूसरे कंट्री का ही चीज, तो उसमें भी कंपैरिजन देख सकता है पीपीएफ। नहीं नहीं। हाँ देखो, जैसे मैं ये कर सकती हूँ कि मैं होम का पीपीएफ देख लूँ और फिर मैं फॉरेन कंट्री का पीपीएफ देख लूँ। ओके। तो वो, मतलब बट मोस्टली प्रोडक्ट्स। यस, यू हैव प्रोडक्ट्स इन द पीपीएफ ओनली। सो यू आर ट्राइंग टू मैप आउट ओके। ट्रैजेक्टरी कि ये दो प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन तो आप इस लेवल पे भी कर सकते थे, राइट? कि मान लो इतने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो चीज, लेकिन वाइन सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हो। पॉसिबिलिटी तो ये भी थी कुछ। अगर इनएफिशिएंसी रखोगे तो क्या होगा? कम भी प्रोड्यूस कर सकते हो, बट पीपीएफ टेल्स यू कि मैक्सिमम पॉसिबल जितनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, उसके बाद अगर 10 यूनिट चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैक्सिमम वाइन कितनी जा सकती है। तो इट इज अबाउट मैपिंग आउट योर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स की ओके। टर्म्स में ही होती है, और अलग अलग कंट्री का आप अलग अलग पीपीएफ बना सकते हो, ओके मैम। ठीक। ऑलराइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हियर इज डिफाइंड in this particular example as the number of units of wine that you have to give up, that you have to give up in order to produce an extra unit of cheese, right? यही मतलब होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए आप कितनी वाइन को गिव अप कर रहे हो। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज इन टर्म्स ऑफ वाइन, राइट? तो अभी देखो, यहां से हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये इसके बराबर भी आ गई डायग्राम के हिसाब से। लेकिन अब मैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से इस नंबर पे आ सकती हूँ क्या, ये देखते हैं। तो अब हमने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे? कि एक यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस करनी है, तो 1 यूनिट ऑफ चीज के लिए कितनी लेबर की जरूरत पड़ती है? बताओ, जो हमने टर्मिनोलॉजी देखी है उसके हिसाब से। ALC, राइट? यस मैम। और 1 यूनिट वाइन के लिए कितनी लेबर की जरूरत पड़ती है? ए ए एल डब्ल्यू। ALW, ठीक है। इतने लेबर यूनिट्स, लेबर यूनिट्स, ठीक है। तो एक लेबर, 1 लेबर कितनी वाइन प्रोड्यूस कर सकता है? जैसे एक यूनिट वाइन के लिए इतने लेबर यूनिट्स चाहिए, तो एक लेबर कितनी वाइन प्रोड्यूस कर सकता है? जैसे भाई 10 लोग मिलके एक वाइन प्रोड्यूस करते हैं,
तो एक इंसान कितनी वाइन प्रोड्यूस कर सकता है? 1/10। राइट। तो इसके हिसाब से वन लेबर प्रोड्यूसेस 1/ALW यूनिट्स ऑफ वाइन। राइट, यस मैम। है ना? और आपको क्या करना है? 1 यूनिट ऑफ चीज बनानी है। राइट, ये 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा चीज। तो आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ALC लेबर। राइट, यस ये मैम। लेबर आप कहाँ से लाओगे? ये जो लोग वाइन प्रोडक्शन में लगे हुए हैं वहीं से तो निकालोगे ना, है ना? तो ये जो लेबर आएगी ये कितना वाइन प्रोड्यूस कर सकती थी? एक लेबर इतना वाइन प्रोड्यूस कर सकती थी। अब ये जो इतनी लेबर लगेगी चीज प्रोडक्शन में, ये कितनी वाइन प्रोड्यूस कर सकती है? एक लेबर इतनी वाइन प्रोड्यूस करता है। तो इतने लेबर कितनी वाइन प्रोड्यूस करते हैं? ALC/ALW। ALC इंटू 1/ALW। राइट, यस मैम। तो विच गिव्स यू व्हाट? ALC डिवाइडेड बाय ALW। ये क्या है? इसकी यूनिट क्या है? कि इतनी वाइन प्रोड्यूस कर सकते हो। राइट, कि ये जो जितने लेबर यूज हो रहे हैं ये 1 यूनिट ऑफ चीज या तो प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इतने यूनिट ऑफ वाइन। तो अगर आप 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कितनी वाइन गिव अप कर रहे हो? ALC/ALW। राइट, यस मैम। सो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ cheese, ALC divided by ALW units of wine needs to be given up. Hence, this is the opportunity cost of प्लीज। cheese production. ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो हमने डायग्रामेटिकली भी देख लिया और हमने वर्बली भी देख लिया कि भाई हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो यही आएगी, दिस वन, ALC/ALW। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी। तो यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है। अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। अब आगे क्या करना चाहते हैं हम? देखो, अब मार्केट में आप किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते कि तुम जैसे आप, हाँ, हम यहाँ पे क्या एनालाइज कर रहे हैं कि चीज प्रोडक्शन अच्छा रहेगा या वाइन प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। लेकिन जो बिजनेसेस चलेंगे या कोई बिजनेस करता है तो वो आपकी कही हुई बात पे थोड़ी ना चलेगा। वो तो उसके लिए जो चीज बेनिफिशियल है वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। लोग अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब कोई इंसान चीज प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहेगा या वाइन प्रोडक्शन पे, क्योंकि वो आपकी बातों पे थोड़ी ना यकीन करेंगे। तो देखो, अब हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव प्राइसेस एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं। चलो जी। तो देखो, मान लेते हैं अब चीज है। अब चीज अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो मार्केट में कोई प्राइस भी ले रहे होगे, राइट? सो PC बी द प्राइस ऑफ चीज and PW be the price of wine. अब आपकी जो इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं रिकार्डो मॉडल में, वहां पे एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट? तो सारा प्रॉफ
तो एज सच कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता, जैसे मान लो लेबर होता, तो लेबर को भी पेमेंट देनी पड़ती, फिर बिजनेस किसी ने खोला हुआ है तो वो प्रॉफिट सारा लेके जाता, लेबर्स को सिर्फ वेजेस मिलती, ऐसा तो है नहीं। सो यहाँ पे भी ओनली है वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो देर इज नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट, प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बचा के किसी को देना थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना पैसा यू आएगा वो लोगों में ही बांट दिया जाएगा एज वेजेस, राइट। तो एक यूनिट चीज बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? ALC, राइट। और एक यूनिट चीज बनाने पे कितने पैसे मिलते हैं? PC। PC। तो हम लोग ये जो पैसे आए हैं ना PC, ये इन्हीं लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो एक यूनिट ऑफ लेबर को कितने पैसे मिलेंगे? PC अपॉन ALC। परफेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि बिकॉज देर इज नो प्रॉफिट, सो जो आवरली वेजेस होंगी, आवरली वेजेस इन चीज सेक्टर, वो क्या होंगी? दे विल बी इक्वल टू द वैल्यू of what a worker can produce in an hour। तो वही बात है कि ALC वर्कर्स कितना चीज प्रोड्यूस करते हैं? 1। और 1 चीज पे प्राइस मिलता है इतना, तो इतने लेबर लोगों को इतना पैसा मिलेगा। तो एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा? PC डिवाइडेड बाय ALC, राइट। ये पॉइंट समझ आ गया? ये कैसे हुआ? यस मैम। ठीक है। तो ये हमारी वेज हो गई किसकी? चीज सेक्टर में, आर्ली वेज। अब सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा? वाइन प्रोडक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। ALW यूनिट्स चाहिए एक यूनिट वाइन बनाने के लिए, और एक यूनिट वाइन कितने पैसे में बिकती है? PW। तो एक लेबर यूनिट को वाइन सेक्टर में कितने पैसे मिल रहे होंगे? PW अपॉन ALW। आर्ली वेज इन वाइन सेक्टर इज इक्वल्स टू PW डिवाइडेड बाय ALW। ये आर्ली वेज हो गई वाइन सेक्टर, ठीक है। अब लेबर जो है, अब लेबर के पास कंट्री में दो ऑप्शंस है, या तो चीज में काम करना, चीज सेक्टर में काम करना, या फिर उसको वाइन सेक्टर में काम करना पड़ेगा। और आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम्हें चीज में ही काम करना है या तुम्हें वाइन में काम करना है। तो लोग क्या देख के डिसीजन लेंगे कि हमें किस सेक्टर में काम करना है? जिसमें वेज ज्यादा होगी। जिसमें वेज ज्यादा मिल रही होगी, क्योंकि हमें तो काम करने से मतलब है। तो हमें 1 घंटा यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। तो वेजेस इन चीज सेक्टर विल बी हायर। कब? इफ PC डिवाइडेड बाय ALC is greater than PW divided by ALW, राइट? यस मैम। है ना? तो इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? PC by PW is greater than ALC divided by ALW, राइट? यस मैम। है ना? तो अगर PC by PW इज ग्रेटर देन ALC by ALW, तो इसका मतलब क्या है? चीज सेक्टर में वेजेस ज्यादा है, एंड वेजेस इन वाइन सेक्टर विल बी
हायर इफ इसका ऑपोजिट हो जाए, राइट? यस, if PW by ALW is greater than PC by ALC, राइट? और फिर इसी को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? ALC by ALW, this becomes greater than PC by PW. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? और लेबर कहाँ काम करना चाहती है? जहां उसको वेज ज्यादा मिल रही है। तो अगर हमारी ये सिचुएशन होगी, इफ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर PC by PW is greater than ALC by ALW, तो हम लोग क्या करेंगे? दिस वॉज हियर ना, ये वाली सिचुएशन में था टी सेक्टर में जाएंगे। चीज प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन। स्पेशलाइज इन चीज प्रोडक्शन, बिकॉज हर इंसान चीज सेक्टर में ही काम करना चाहता है, कोई वाइन सेक्टर में काम करना चाहेगा ही नहीं। एंड ऑपोजिट में क्या होगा? स्पेशलाइज इन वाइन प्रोडक्शन, राइट? ये बात है। अभी हम ना अपनी खुद की होम कंट्री के बारे में ही सारा डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने फॉरेन सेक्टर को पिक्चर में लाया ही नहीं है, जितने भी डिस्कशन किए हैं, ठीक है? तो अभी मान लो, अभी स्टार्टिंग सिचुएशन यही मान के चलेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा, ठीक है? तो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होना चाहिए? अगर किसी एक सेक्टर में वेज ज्यादा होगी तो सारे लोग उसी सेक्टर में काम करेंगे, तो दूसरे सेक्टर में तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, राइट? यस मैम। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट विल हैपन? बोथ वेजेस शुड बी इक्वल, राइट? क्योंकि आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज थोड़ी कर रहे हो, राइट? When you are not trading with other people, you are producing everything, yes? So यस मैम। in the absence of international trade, what is happening? Wages in both the sectors would be the same, and hence relative prices of goods should be are equal to their relative unit labor requirements. Relative मतलब in ratio unit labor requirements, ठीक है? तो इट जस्ट मीन्स दैट वी आर सेइंग कि ये इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अनइक्वल हुआ तो लोग या तो सिर्फ चीज प्रोडक्शन की तरफ भागेंगे या फिर वाइन प्रोडक्शन की तरफ भागेंगे। और अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। सो इन दैट केस PC by PW will be equal to ALC divided by ALW in the absence of international trade. Of international trade. Is that all right? ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है।
यस मैम। ठीक है। तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सेटअप की है, प्राइसेस को पिक्चर में लेके आए हैं, डेफिनेशन दी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। नाउ लेट्स स्टार्ट गेटिंग अहेड इन द सिचुएशंस एंड लेट्स ट्राई टू थिंक कि अब दो कंट्रीज हैं और अब इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे होगा। सो ट्रेड इन वन फैक्टर मॉडल। तो अब ना कुछ टर्मिनोलॉजीज लिख रहे हैं, कुछ नोटेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, विच इज, अब मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री को हम लोग होम बोल रहे हैं एंड एक दूसरी कंट्री को फॉरेन बोल रहे हैं, ठीक है। Anything which is related to home will be without star. Anything which is related to foreign will be denoted with the help of a star. ठीक है। तो होम और फॉरेन, ठीक है। अब इनमें तीन चीजें चाहिए हमें कि फॉरेन में टोटल लेबर कितनी है, क्योंकि टोटल लेबर क्या बताती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन चीज एंड यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन वाइन, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो होम में जो टोटल लेबर है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉरेन में जो टोटल लेबर है उसको हम लोग एल स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। होम की यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट इन चीज को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे थे, ए एल सी, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, ए एल सी स्टार। स्टार represents that we are talking about the foreign country। यहाँ पे क्या होगा, ए एल डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा, ए एल डब्ल्यू स्टार। ओके, सो फार सो गुड। यस मैम। ठीक है। और हम देखो, अब हमें पता है कि ये जो रेशियो है ए एल डब्ल्यू बाई ए एल सी बाई ए एल डब्ल्यू, ये क्या देता है हमको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देता है, राइट। तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसी एक कंट्री का कम होगा, एक कंट्री का ज्यादा होगा। तो हम लोग ना शुरू में ही एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि सपोज ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू इज लेस देन ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू स्टार। यही टर्म थी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली, कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग चीज इन टर्म्स ऑफ वाइन, यस मैम। राइट। तो अब हो सकता है या तो होम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो या फिर फॉरेन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, और अगर बराबर हो गई तब तो कोई सिचुएशन ही नहीं बनती ट्रेड की, राइट, बिकॉज दैट विल नॉट बी एन इंटरेस्टिंग केस। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलते हैं इसका ऑपोजिट केस भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट दैट विल ऑल्सो गिव यू सिमिलर रिजल्ट्स। तो ये हमारी अजम्पशन हो जाती है, दिस इज आवर अजम्पशन, ठीक है। तो व्हाट वाज दिस, ये क्या था, दिस वाज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज, राइट, इन टर्म्स ऑफ वाइन, राइट। यस मैम। तो होम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वाइन इज लेस, यस, एज कंपेयर टू opportunity cost of cheese in terms of wine of foreign country, yes। तो किसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है चीज प्रोडक्शन में, होम की या फॉरेन की। होम। होम इज मोर, होम इज relatively productive in producing cheese, ये पॉइंट समझ आया। यस मैम, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है इसलिए। एग्जैक्टली exactly। तो इमेजिन दैट एग्जाम्पल अगेन, जहां पे जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है वो उसको उस चीज में कंपेरेटिव एडवांटेज होती है। तो होम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग चीज अगर कम है एज कंपेयर टू फॉरेन, तो इसको चीज प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज है, ठीक है।
तो इसको ही लिखने का एक और तरीका हम लोग क्या बोल रहे हैं कि होम्स relative productivity in cheese production is higher than it is in wine, राइट। उसकी relative productivity किस में ज्यादा है, चीज में, और फॉरेन के लिए फिर उल्टा हो जाएगा, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी नाइस। तो इसी चीज से हम लोग एक और बात बता सकते हैं कि होम हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन चीज प्रोडक्शन। ठीक है, होम हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन चीज प्रोडक्शन। अच्छा, आपने ना देखो बार बार ये टर्म सुन ली, कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये नहीं होता कि आप एफिशिएंट हो उस चीज को प्रोडक्शन, उस चीज को प्रोड्यूस करने में, और दूसरा इंसान एफिशिएंट नहीं है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। जैसे जो एग्जाम्पल हमने किया था रोजेस एंड कंप्यूटर्स का, उसके हिसाब से देखो, यूएस सेम लेवल ऑफ रोज बनाता है और कंप्यूटर ज्यादा बना सकता है, राइट। और कोलंबिया सेम लेवल ऑफ रोजेस बनाता है लेकिन कंप्यूटर्स कम बनाता है। तो एब्सोल्यूट लेवल पे रोज प्रोडक्शन में तो दोनों बराबर है, लेकिन कंप्यूटर प्रोडक्शन में ये ज्यादा बेटर है, राइट। Yes, ma'am. या फिर आपके पास ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप चेक करोगे ना, जैसे ये जो चार नंबर्स हैं, ये चार नंबर्स में, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या बोला, 1 यूनिट चीज की जरूरत पड़ती है ALC/ALW, और मान लो यहाँ पे 2 यूनिट्स है, दिस इज लेस एंड दिस इज, लेट्स से 2, एंड लेट्स से दिस इज 3, राइट। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? 1/2 is less than 2/3, राइट। Yes, ma'am. और इंडिविजुअली ना इन टर्म्स का मतलब क्या है ये देखो, कि घर पे अगर 1 यूनिट ऑफ चीज बनानी है तो कितने लेबर की जरूरत है, एक। लेकिन फॉरेन में दो। दो. तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरेन Good. एफिशिएंट नहीं है, राइट। Yes, ma'am. चीज प्रोडक्शन में जो काम हमारे यहाँ एक इंसान कर सकता है, वहां वो काम करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। Yes, ma'am. सिमिलरली अगर आप सिर्फ इसको देखो, तो होम में 1 यूनिट वाइन बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, Two. 2। लेकिन फॉरेन में ही सेम काम करवाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, 3। Three. तो इसका क्या मतलब हुआ, हम वाइन भी उनसे बढ़िया प्रोड्यूस करते हैं, उनसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, राइट। Yes, ma'am. तो हम चीज प्रोडक्शन में भी एफिशिएंट हैं एज कंपेयर टू फॉरेन। हम वाइन प्रोडक्शन में भी उनसे ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू वाइन। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि आपको दोनों ही क्राफ्ट बेटर करने आते हैं। लेकिन अब वही बात है कि आपको रिलेटिवली ज्यादा बेटर क्या कर सकते हो। Cheese. तो यहाँ पे होम ज्यादा बेटर चीज कर सकता है, राइट। Yes, ma'am. तो इसीलिए आपको स्पेशलाइज करना चाहिए चीज प्रोडक्शन में। ऑल्दो होम हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द थिंग्स, बट कंपैरेटिव एडवांटेज आपको एक ही चीज में होगी, ठीक है। Yes, ma'am. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो दो चीजें हैं, जैसे मान लो टीचिंग हो गया
और एक हो गया बेकिंग। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। दो एक्टिविटीज है हमारे पास, टीचिंग और बेकिंग। अब ये इंसान जो है वो टीचिंग भी बढ़िया करता है और वो बेकिंग भी बढ़िया करता है, ठीक है। टीचिंग से मान लो 1 घंटा टीचिंग करके 10 रुपए मिलते हैं और 1 घंटा बेकिंग करके मान लो 8 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये इंसान टीचिंग भी बढ़िया करता है, बेकिंग भी बढ़िया करता है। और ये इंसान रिलेटिवली टीचिंग भी अच्छी नहीं करता, बेकिंग भी अच्छी नहीं करता। लेकिन इस इंसान के पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी किस एक्टिविटी में लगाएगा, टीचिंग। जिसमें उसको बेनिफिट ज्यादा है, राइट। यस मैम। तो वो अपने सारे टाइम टीचिंग में यूज करेगा और बेकिंग के लिए इस इंसान को यूज कर लेगा। यस मैम। तो हो सकता है उतना एफिशिएंटली चीजें ना करता हो। तो कस्टमर्स बोलते हैं कि आप पढ़ाते भी अच्छा और आप बेकिंग भी अच्छा करते हो, लेकिन फिर ये इंसान क्या सोचेगा कि कस्टमर्स तो मुझे दोनों तरफ से पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपना टाइम बेकिंग में लगाऊंगा या लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरा रिटर्न कम आएगा। यस मैम। एब्सोल्यूट एडवांटेज है इसके पास दोनों के लिए, लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज सिर्फ एक चीज की हो सकती है, राइट। सो यू फोकस मोर वेयर यू गेट मोर रिटर्न्स। यस मैम। इट्स लाइक दैट कि ये इसको 1 घंटे के लिए हायर करेगा, ये इसको कोई भी अमाउंट दे सकता है एंड पैसा ज्यादा कमा सकता है, राइट। यस मैम। लाइक दैट। तो इन दैट सेंस वी आर सेइंग कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होगा कि we will only need to compare the unit labor requirements. You will need to compare only unit labor requirements. Unit labor requirements for a particular good. For example, अगर मैं आपको बोलूं कि ALC is less than ALC star, so what will that mean? Who is efficient in cheese production, home या foreign? होम। Home. Home is more efficient in producing cheese. Hence, who has an absolute advantage is who has an absolute advantage in producing cheese? होम। Home has an absolute advantage in producing cheese. Okay. तो होम को एब्सोल्यूट एडवांटेज है चीज प्रोडक्शन में। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज जज करने के लिए आपको सिर्फ यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करना है, लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज के लिए आपको क्या करना है, ये रेशियोज को कंपेयर करना है, दोनों चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है। यस मैम। परफेक्ट, ऑलराइट। ओके, सो एक चीज और करते हैं आगे। देखो, अब जैसे हमने होम का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखा था, ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे फॉरेन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसा होगा। We have all the numbers that we need, right? फॉरेन के लिए यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट्स पता है, दोनों की लेबर कितनी है उनके पास पता है। तो अगर आप क्यू सी स्टार यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो और क्यू डब्ल्यू स्टार यूनिट्स ऑफ वाइन प्रोड्यूस करते हो और आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ लेबर एल स्टार है, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की इक्वेशन क्या होगी,
कितने लेबर की जरूरत है यहाँ पे? ए, ए एल सी स्टार, वेरी नाइस। और यहाँ पे ए एल डब्ल्यू स्टार। ए एल डब्ल्यू स्टार। और इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया? डिमांड साइड, राइट? यस मैम। लेबर डिमांड, और ये हमारी लेबर सप्लाई है। सो दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये फॉरेन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया। अब इसको ड्रॉ करना है, सिमिलर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज क्यू सी स्टार, दिस इज क्यू डब्ल्यू स्टार। तो जब क्यू डब्ल्यू स्टार की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा? क्यू सी स्टार की वैल्यू कितनी होगी? एल स्टार अपॉन ए एल सी स्टार। परफेक्ट। तो ये हो जाएगा एल स्टार अपॉन ए एल सी स्टार। सिमिलर तरीके से ये क्या हो जाएगा? एल स्टार अपॉन ए एल डब्ल्यू स्टार। और इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे सो यू गेट द कर्व। एंड इसकी जो स्लोप होगी वो क्या दे देगी आपको? स्लोप क्या होगी? पहली बात तो माइनस ए एल सी स्टार डिवाइडेड बाय ए एल डब्ल्यू स्टार। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप, व्हाट इज इट गिविंग यू? द opportunity cost, यस मैम। absolute value of the slope is giving us the opportunity of cost of cheese production in foreign country. In the foreign country, what is the absolute the opportunity cost? ये स्लोप हमको वो बताएगा। तो बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वी हैव टेकन, किसकी स्लोप ज्यादा होगी? होम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर फॉरेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? This was the slope of home production possibility frontier. This was the absolute value of slope of foreign production possibility frontier. So which one is steeper? फॉरेन। Foreign is steeper because that number is higher. ठीक है? तो ये तो फॉरेन की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर थी। अब फॉरेन में जब भी ट्रेड नहीं हो रहा होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इन द फॉरेन कंट्री, वहां पे जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे। एंड इक्वल टू व्हाट होंगे? जो भी वहां पे प्राइस है, लेट्स से पी सी स्टार डिवाइडेड बाई पी डब्ल्यू स्टार है रिलेटिव प्राइस। और ये किसके बराबर होगा? ए एल सी स्टार डिवाइडेड बाय ए एल डब्ल्यू स्टार के बराबर। ये वाला आर्ग्यूमेंट कहाँ से आता है? वेज इक्वलाइजेशन से। ठीक है? बिकॉज ऑफ वेज इक्वलाइजेशन। वेज इक्वलाइजेशन। ठीक है? तो अगर सब अपने अपने में बिजी हैं, कोई किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, तो होम में रिलेटिव प्राइस क्या होगा? ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू। ये होम रिलेटिव प्राइस, राइट? एंड फॉरेन में रिलेटिव प्राइस क्या होगा? ए एल सी स्टार अपॉन ए एल डब्ल्यू स्टार। इट विल बी ए एल सी स्टार डिवाइडेड बाय ए एल डब्ल्यू स्टार। ठीक है? और जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो ये भी दोनों चीजें, टू गुड्स, दोनों गुड्स बना रहा है, और ये भी टू गुड्स बना रहा है। दोनों गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्ट बोथ द गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। दोनों गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है। ये हमने पूरी जो सिनेरियो देखा, ये कौन किस चीज का सिनेरियो है?
इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं कि अभी इन्होंने ट्रेड करना शुरू नहीं किया है, इनकी इंडिविजुअल सिचुएशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसके यहाँ पे कितने लेबर की जरूरत पड़ती है, इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्राइसेस क्या होंगे, ये सब हमने देखा, ठीक है। अब जब ये लोग आपस में अपने दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल देंगे तो क्या होगा? क्या दो अलग अलग रिलेटिव प्राइसेस हो पाएंगे? तो पहले दो अलग अलग मार्केट थे, तो दो अलग प्राइस हो सकते थे। अब जब आपने अपने दरवाजे खोल दिए तो यू विल हैव टू हैव वन सिंगल प्राइस ओनली ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा? आर्बिट्राज। यस। Yes. तो देयर विल बी अ सिंगल रिलेटिव प्राइस। तो देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं चीजों को बताने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक गुड तो है नहीं कि हम लोग सिंगल प्राइस और डिमांड देख लें। अब यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स हैं, तो हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम नहीं निकालेंगे, वी विल बी लुकिंग एट जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम में दोनों गुड्स की बात होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन relative supply and relative demand of cheese and wine, and world equilibrium level कौन सा होगा? at world general equilibrium। जो relative supply है वो relative demand के बराबर होनी चाहिए। relative supply equals relative supply should be equal to relative demand and, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। और रिलेटिव प्राइसेस क्या होंगे वो किससे पता चलेगा? इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दीज। रिलेटिव प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई। ठीक है, रिलेटिव डिमांड और रिलेटिव सप्लाई जहां पे भी इंटरसेक्शन होगा वो जो रिलेटिव प्राइस निकल के आएगा दैट विल बी द वर्ल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो फिर वो देखेंगे कि वो ALC/ALW या ALC*/ALW* के कंपैरिजन में कहाँ है, कम है ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन विच द पीपल विल डिसाइड कि उनको वाइन प्रोडक्शन में जाना है या उनको चीज प्रोडक्शन में जाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो टास्क होंगे, अगले टास्क वो ये होंगे कि भाई ये रिलेटिव सप्लाई कर्व कैसे बनेगा। हम पीपल डिसाइड करना तो क्या वो कंट्री छोड़ छोड़ देंगे सॉरी, अपनी? पीपल डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसे प्रोडक्शन करनी है। नहीं, जैसे वर्कर्स विल डिसाइड ना कि वो किस सेक्टर में जाना चाहेंगे। अपनी कंट्री में ना। यस, खुद की कंट्री में। जैसे हमने क्या बोला था, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड व्हाट हैपेंस, कि ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं। तो लोग चीज प्रोडक्शन में भी काम कर रहे होते हैं और लोग वाइन प्रोडक्शन में भी काम कर रहे होते हैं। अब हो सकता है मान लो इक्विलिब्रियम के बाद जो वर्ल्ड प्राइस आए, जो, क्योंकि सबके लिए अब वही प्राइस एप्लीकेबल होगा, हो सकता है वो वर्ल्ड प्राइस ऐसा आ जाए तो लोग किस चीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे? अगर ये ऐसा हो गया वाइन। तो देन होम वाले लोग तो चीज प्रोडक्शन में चले जाएंगे। यस मैम। और मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती है वर्ल्ड प्राइस की, तो people will specialize in wine production, right? यस। Because no labor will be interested in to go into the other sector. ओके मैम। तो अब एक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ेगा रिलेटिव प्राइस या कम होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल सी
कि फॉरेन किस चीज में स्पेशलाइज करेगा और होम किस चीज में स्पेशलाइज करेगा। तो अब ये चीज पूरी तरह किस चीज पर डिपेंड हो जाएगी कि RS कर्व कैसे बनना है, फिर RD कर्व कैसे बनाए, फिर उनका जो इंटरसेक्शन देखेंगे वो कहाँ पे होगा। तो ये हमारे दो मेजर टास्क, कि RS कर्व कैसे डिटरमिन होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि RD कर्व कैसे डिटरमिन होगा। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर ये लोग ट्रेड करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हुए हैं, what have been the benefits from the trade, what have been the gains from trade, gains from trade। तो ये सारी चीजें समझेंगे, गेन्स फ्रॉम ट्रेड कैसे हुए, RS कर्व कैसे बना, RD कर्व कैसे बना, all of that, and then we will be talking about some important misconceptions, कुछ misconceptions related to trade, conceptions related to trade that often keep coming in, general news and arguments within economists as well, and अल्टीमेटली फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने केस देखा है किस चीज का, दो गुड्स का, हाउ टू थिंक अबाउट कंपेरेटिव एडवांटेज इन द केस ऑफ मल्टीपल गुड्स, बहुत सारे गुड्स हो तो कैसे इस चीज को एनालाइज करें, कंपेरेटिव एडवांटेज with many goods। ठीक है, and once we are done with that we'll mostly be done with this chapter। ठीक है, so we'll take at least one more lecture or definitely, and then half of the next lecture as well, and then we'll be done with this। ठीक है, so we'll stop here for today, and I have uploaded the links for the readings and all. You can check the group description for there for that, and chapter notes for this have also been uploaded on the website, so you can check it out there as well। Okay, so that's it from my end for today. If you have any doubts, let me know। Thank you, ma'am. Okay, all right, thank you। थैंक यू मैम।